सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य का अभ्युदय। फ्रेंड्स, हम लोगों की प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने जैन और बौद्ध धर्म भी पढ़ लिए हैं और प्राचीन इतिहास के स्रोतों का भी काफ़ी पहले वीडियो बन चुका है। आप लोग उस वीडियो पर भी जाकर विजिट कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास का एक संघर्षपूर्ण समय रहा। संघर्षपूर्ण समय इसलिए रहा क्योंकि इस समय 16 महाजनपदों के मध्य काफ़ी लड़ाइयाँ, युद्ध और संघर्ष हो रहे थे। संघर्ष का कारण था 16 महाजनपदों के मध्य क्या हो रहे थे? संघर्ष हो रहे थे। और संघर्ष का कारण था अपने प्रभुत्व को जमाना, स्वयं को शक्तिशाली साबित करना। अतः सारी लड़ाई सत्ता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है उसे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में संघर्षपूर्ण समय कहा जाता है। कौन सा समय कहा जाता है? संघर्षपूर्ण समय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे मगध साम्राज्य का अभ्युदय। उसके बाद में आप लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत के राजनीतिक इतिहास का एक संघर्षपूर्ण समय रहा, क्योंकि इस समय 16 महाजनपदों के मध्य काफ़ी संघर्ष और लड़ाइयाँ हो रही थी अपने प्रभुत्व के लिए, अपनी शक्तिशाली सत्ता को स्थापित करने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो 16 महाजनपद हैं इनमें तो लड़ाइयाँ हो रही थी, संघर्ष हो रही थी, लेकिन इन 16 महाजनपदों में से भी कुछ महाजनपद ऐसे थे जो विशेष रूप से काफ़ी शक्तिशाली थे। और अगर देखें तो मुख्यतया उन्हीं 4 महाजनपदों के मध्य क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। तो हम देख लेते हैं कि वे 4 महाजनपद कौन कौन से थे। तो वे 4 जनपद थे मगध नंबर 1, नंबर 2 वज्जी, नंबर 3 कौशल साम्राज्य और नंबर 4 है अवंती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उस टाइम पे ये जो 4 साम्राज्य थे काफ़ी शक्तिशाली थे और मुख्य रूप से इन चारों के मध्य ही विवाद चल रहा था, इन चारों के मध्य ही लड़ाइयाँ चल रही थी, संघर्ष चल रहा था। अब फ्रेंड्स, इनमें से विजित कौन होता है? तो मगध साम्राज्य अपनी विशेषता को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर यहाँ पर सफल होता है अपने प्रभुत्व को जमाने में। ठीक है, तो इन चारों में से भी सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद सिद्ध होता है वो होता है मगध। और मगध ने काफ़ी लंबे समय तक, हम इतिहास में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास जब हम भारत का पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मगध ने काफ़ी लंबे समय तक हमारे भारत पर शासन किया है, मगध साम्राज्य ने। ठीक है, अब मगध साम्राज्य देखिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी संघ, समूह, संगठन या किसी भी इंसान को यदि सफलता मिलती है या फिर वो विजेता घोषित होता है तो उसके पीछे कई उसके संघर्ष होते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं और कहीं ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो उसे सफल बनाते हैं। तो इसी तरह मगध साम्राज्य के भी सफल होने में कई ऐसे कारक और फैक्टर थे जिसने इसे प्रभुत्व दिलाया, जिसने इसे शक्तिशाली साबित किया। तो अब हम देख लेते हैं वे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना और आगे जाकर सफल बना और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय होने के फैक्टर, उसमें सहायक जो फैक्टर थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम मगध उत्कर्ष, मगध उत्कर्ष मगध उत्कर्ष के प्रमुख कारक।
तो मगध उत्कर्ष के 4 प्रमुख कारक इतिहास में बताए जाते हैं कि 4 ऐसे कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य अंततः एक सफल साम्राज्य साबित हुआ। तो सबसे पहला रीजन है इसका भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति। अंग्रेजी में बोलेंगे तो होगा जियोग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, इसे अंग्रेजी में लिखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला था स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। इंडिपेंडेंट सोशल एनवायरनमेंट। और आखिरी है शासक वर्ग का रोल, या फिर शासक वर्ग ने क्या प्रतिक्रिया दी या क्या उसका ये रहा, देख लेते हैं। भूमिका, शासक वर्ग की भूमिका ये वर्ड नहीं आ रहा था फ्रेंड्स मुझे। शासक वर्ग की भूमिका, और इंग्लिश में हो जाएगा इसका रोल ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, तो क्या 4 कारण रहे? जो 4 मुख्य फैक्टर थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को सफल बनाया, वो थे उसकी भौगोलिक अवस्थिति, मगध साम्राज्य की भौगोलिक अवस्थिति अर्थात जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी सैन्य व्यवस्था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र सामाजिक वातावरण इंडिपेंडेंट सोशल एनवायरनमेंट, और शासक वर्ग की भूमिका अर्थात रोल ऑफ द रूलिंग क्लास। ये 4 मुख्य फैक्टर थे जिसने मगध साम्राज्य को 16 महाजनपदों में से बाहर निकाला, उभारा और एक प्रभुत्व सत्ता के रूप में उसे स्थापित होने दिया। ठीक है, ये 4 मुख्यतः सहायक कारक हैं, इसके सहायक फैक्टर हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं भौगोलिक अवस्थिति को। सो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह को कहा जाता है, या आप सभी को पता ही होगा। तो राजगृह जो थी, मगध की जो राजधानी थी राजगृह, उसकी लोकेशन कुछ इस तरह थी कि वो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई थी। कुछ इस तरह से हम डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे ये राजगृह, जैसे एक फ्लावर होता है फ्रेंड, है ना, जो पेटल्स से ये पत्तियां उसकी जो लीफ रहती हैं, लीफ से ऐसे बना हुआ है, और बीच में उसका बीज रहता है फ्लावर का। तो उस तरह से कुछ इसकी लोकेशन थी, उससे इमेजिन करके समझ सकते हैं फ्लावर को इमेजिन करके। तो इस तरह चारों ओर क्या थे, पहाड़ियाँ थी, जिससे
मगध की जो राजधानी थी राजगृह काफ़ी सुरक्षित थी। यहाँ पर कोई भी दुश्मन जो थे, दुश्मन साम्राज्य थे, वो लड़ाई करने, युद्ध करने या फिर यहाँ पर हमला करने से पहले सोचते थे, उन्हें सोचना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी कठिन चढ़ाई थी। पहाड़ों को चढ़कर राजगृह पर हमला करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो एक तो इसकी लोकेशन, राजगृह की, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पर मगध को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में। तो राजगृह का पहाड़ियों से घिरा होना, राजगृह का पहाड़ियों से, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होना। घिरा होना। दूसरा है मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र। यहाँ पाटलिपुत्र की बात करते हैं। तो मगध साम्राज्य की जैसे प्रथम राजधानी पहाड़ियों से, पर्वतों से घिरी हुई थी चारों ओर से, उसी तरह पाटलिपुत्र जो कि मगध की द्वितीय राजधानी थी, ये भी जल से चारों ओर से घिरी हुई थी। और जल से घिरे होने के कारण ये भी राजगृह की तरह सुरक्षित थी, क्योंकि जल नदियों को पार करके दुश्मन साम्राज्य का आना और पाटलिपुत्र पर हमला करना, आक्रमण करना असंभव सी बात लगती थी उस समय। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का नदियों से या पानी से चारों ओर से घिरे होना है ना, नदियों से घिरे होना। पाटलिपुत्र का नदियों से घिरे होना, ये दूसरा रीजन है। ठीक है, इसलिए ये राजधानी भी सुरक्षित रही। किस तरह से घिरी हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से इसकी लोकेशन थी पाटलिपुत्र की। देखते हैं, ये है गंगा नदी, यहां से प्रवाहित होके इस साइड पे आ रही है गंडक रिवर, और यहां से आ रही है सोन रिवर, तो सोन नदी। इधर प्रवाहित हो रही है। और हमारे पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी, जो कि मगध की द्वितीय राजधानी थी, उसकी पोजीशन कुछ यहां पर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर स्थिति होने के कारण सब दूर से पानी जलाकार था, है ना, बीच में आ गई थी पाटलिपुत्र, और इस कारण से कहीं से भी आक्रमण करना असंभव सी बात लगती थी, जो कि मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में मदद करता था। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? पाटलिपुत्र का नदियों से घिरे होना। ठीक है, ये तो दोनों राजधानियों की बात हो गई। अब एक और तृतीय रीजन जो कि भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत आता है, वो है प्राकृतिक संसाधन। मगध साम्राज्य के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संसाधन है, मगध साम्राज्य उस समय पर वर्तमान के बिहार और झारखंड वाला जो एरिया है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ तक मगध साम्राज्य विस्तृत था भारत में। ठीक है, और ये जो एरिया है भारत का, ये खनिज संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है ना। झारखंड और बिहार में काफ़ी लौह खनिज वगैरह पाए गए हैं, जो कि मगध साम्राज्य को आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ बनाते थे, है ना। तो एक रीज़न तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन का, कि यहाँ पे लोह बहुतायत में पाया जाता, लोह धातु का बहुतायत में पाया जाना। देखिए, अगर यदि बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो आप लोग नोट करेंगे प्राकृतिक संसाधन, और उसके नीचे एक और एरो लगा के लिखेंगे लोह धातु का बहुतायत में पाया जाना। बहुतायत में पाया जाना। इससे क्या हुआ? मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पर मिले जंगल से प्राप्त होने लकड़ियाँ, औषधियाँ, फिर यहाँ पे हाथी कई मतलब
हाथी जो पशु था वो काफ़ी मात्रा में मिले, जो कि मगध साम्राज्य को इन्होंने भी, जंगल ने भी सुदृढ़ बनाया, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह, औषधियाँ वगैरह हुई, ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनानी थी। हाथी भी आर्थिक रूप से, यदि पशुओं का व्यापार किया जाए तो उससे भी मगध को फायदा होता था। साथ ही साथ आगे भी हम देखेंगे जो हाथी का यूज़ किया था वो सैन्य व्यवस्था में भी किया गया था, यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी भौगोलिक अवस्थिति में जो कि मगध के लिए सहायक सिद्ध हुई, है ना। मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सहायक सिद्ध हुई थी, भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत हमने जाना। ठीक है, अब हम जानते हैं सैन्य व्यवस्था अर्थात मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड अभी मैंने बताया कि जंगल थे और जंगल में सबसे अधिक पशु के रूप में प्राप्त हुआ तो हाथी हुआ। ठीक है, तो हाथी को सैन्य व्यवस्था में मगध साम्राज्य के अंतर्गत हाथी को सेना में शामिल किया गया, मतलब गज सेना बनाई गई। ठीक है, क्या बनाएगी? गज सेना। और चूंकि हाथी एक काफ़ी ताकतवर जानवर होता है तो इसने मगध की जो सैन्य व्यवस्था थी उसको काफ़ी सुदृढ़ कर दिया था। मतलब अन्य साम्राज्यों को गज सेना से लड़ना काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी कठिनाई होती थी। इवन दो वो जीतने का सोच भी नहीं सकते थे, वो गज सेना को देखकर ही पराजय स्वीकार कर लेते थे। इतना मजबूत बनाती थी गज सेना मगध साम्राज्य को। साथ ही दूसरा है जल सेना। नदियों में चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र जो कि चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, तो वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था तैयार की गई, उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था जल सेना बनने में। ठीक है, जो कि एक नवीनीकृत सेना थी मगध साम्राज्य के लिए और अन्य साम्राज्यों के लिए तो काफ़ी नवीन थी, क्योंकि वो इन चीज़ों से परिचित भी नहीं थे उस समय पे। उस समय मगध साम्राज्य के पास जल सेना हुआ करती थी, तो ये भी एक सुदृढ़ीकरण का कारण है मगध साम्राज्य के। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं गज सेना, जल सेना और लौह धातु के युद्धास्त्रों का शामिल होना। ठीक है, क्योंकि लौह धातु क्या थी? बहुतायत में पाई जाती थी, तो युद्ध में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र जो होते थे वो लौह धातु के होते थे। ठीक है, तो काफ़ी मजबूत होते थे। तो लौह धातु के या फिर लोहे के युद्धास्त्र, ठीक है, ये भी मजबूत बनाते हैं मगध साम्राज्य को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है सैन्य व्यवस्था। और उस टाइम पे जो मगध की सेना थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी मिलिट्री हुआ करती थी, है ना। तो वो भी अपने आप में एक मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाती हैं। तो ये थी सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, इंडिपेंडेंट सोशल एनवायरनमेंट। अब ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स? तो ये है मगध की प्रजा के बारे में कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। तो मगध साम्राज्य के जो लोग थे वे काफ़ी सामाजिक प्रवृत्ति के थे, मतलब सामंजस्य रख के चलते थे, हमेशा आपस में भाईचारा रख के चलते थे। तो सामाजिक प्रवृत्ति के थे, सामाजिक एवं रूढ़ी विरोधी थे। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, रूढ़ी विरोधी थे, है ना। कभी भी किसी रीति रिवाज या पर्टिकुलर किसी रूढ़ी में बंध कर नहीं रहते थे, समय के साथ में परिवर्तन करते रहते थे, परिवर्तनशील थे। और जो व्यक्ति चेंज होता रहता है वो कभी भी हारता नहीं है, वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो क्या है? सामाजिक थे एवं रूढ़ी विरोधी थे, रूढ़ी विरोधी थे। ठीक है, और स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र विचारधारा के थे। कैसे थे? स्वतंत्र विचारधारा के थे, पर्टिकुलर किसी रीति रिवाज या रूढ़ी पर डिपेंड नहीं थे कि हमें ऐसा ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाली भावना नहीं थी, वे स्वतंत्र विचारधारा के थे। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? स्वतंत्र विचारधारा के थे, स्वतंत्र विचारधारा। और अंतिम लास्ट पॉइंट है इसी का, महत्वाकांक्षी थे और अदम्य साहस था अपने साम्राज्य को फैलाने का, है ना। महत्वाकांक्षी थे और अदम्य साहस था, अदम्य साहस साम्राज्य विस्तार हेतु। साम्राज्य विस्तार मतलब लोगों में भी ऐसी भावना थी कि हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करें। महत्वाकांक्षी थे, आगे के बारे में सोचते थे, स्वतंत्र विचारधारा के थे, सामाजिक थे एवं रूढ़ी विरोधी थे। तो ये गुण थे वहाँ की प्रजा में, वहाँ के लोगों में मगध साम्राज्य के, जो कि मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाते थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंड्स।
ठीक है। और लास्ट है शासक वर्ग की भूमिका, रोल ऑफ द रूलिंग क्लास। तो यहाँ पे शासक वर्ग की क्या भूमिका थी? जो शासक वर्ग था काफ़ी ताकतवर था, काफ़ी समझदार था, महत्वाकांक्षी थे। यहाँ मगध साम्राज्य में जो जो राजा हुए काफ़ी महत्वाकांक्षी थे और उनकी राजनीति और कूटनीति काफ़ी तीक्ष्ण थी, समझ लीजिए, है ना, औरों से कहीं बेहतर थी। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट आ जाएगा, शासक वर्ग का महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और तीक्ष्ण राजनीति और कूटनीति, राजनीति व कूटनीति ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे कैरेक्टर थे, ये सारे फैक्टर, ये सारे कारक थे जो कि मगध साम्राज्य को मगध साम्राज्य का प्रभुत्व जमाने में काफ़ी सहायक रहे, काफ़ी हेल्पिंग रहे थे। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये आपको पूरा टेबल इसी तरह अपने नोट्स में बनाना है ताकि चीज़ें याद रहें। आप की पॉइंट लिख सकते हैं, की पॉइंट यदि याद नहीं रहते तो आप उसे डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। जैसे राजगृह को आप पहाड़ियों से गिरा होना, उसके बाद में आप डैश लगाएंगे और पूरा विस्तृत से उसे लाइन क्रमवार लिख देंगे, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र, ये सारी चीज़ें की पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, यहाँ आप इसको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था मगध साम्राज्य के सफल होने का कारण, ये थे उसके फैक्टर। इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स कि मगध का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और जो सबसे प्राचीन इसका वंश था उसके जो संस्थापक थे, या फिर कह सकते हैं मगध साम्राज्य के प्रथम संस्थापक जो थे वो कौन हुए? तो वो हुए थे बृहदत्त। बृहदत्त थे, जहाँ तक मैं गलत ना हूँ बृहदत्त थे, बृहदत्त थे, ठीक है। और इनके पुत्र जरासंध, उन्होंने भी शासन किया था। ये सबसे प्राचीन वंश है, मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश या संस्थापक कहेंगे, पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? बृहदत्त। और इनके पुत्र जरासंध ने भी यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। इसके बाद में हम मगध जो साम्राज्य है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं इस मगध साम्राज्य पे किन वंशों ने शासन किया। जैसे कि हर्यक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, नंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इसके आगे की वीडियो में अब क्रमबद्ध रूप से मगध साम्राज्य के रूप में हम मगध साम्राज्य को पढ़ते जाएंगे। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।